चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई का पिछला वाला कहानी समझ आई थी। हमने प्लेस ऑफ सप्लाई देखी थी नेचर के बेस पे, है ना। जब सप्लाई इंटर स्टेट होगी, इंट्रा स्टेट होगी, डोमेस्टिक होगी, एसईजेड होगी, है ना। सेक्शन 7, 8 देखे थे हमने वहाँ पे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई थी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब देख रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर सेक्शन 10 कहता है, देखो प्लेस ऑफ सप्लाई जब सप्लाई डोमेस्टिक होगी, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की हो। डोमेस्टिक का मतलब जब बायर और सेलर दोनों के दोनों कहाँ पर हैं। डोमेस्टिक सप्लाई का मतलब अभी इसे भूल जाओ, इंटर के भाषा में डोमेस्टिक सप्लाई का मतलब क्या है, जब बायर और सेलर दोनों कहाँ हैं, इंडिया में। दोनों के दोनों लोकेशन इंडिया में है। जब बायर और सेलर दोनों की लोकेशन इंडिया में है, चाहे वो गुड्स में डील कर रहे हों, चाहे वो सर्विस में डील कर रहे हों, तो सेक्शन 10 और सेक्शन 12 डील करेगा ऐसी सिचुएशन को कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगी। मतलब मैं आपको 10, 11, 12, 13 वैसे भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने एक कैटेगराइज कर दी है, कैटेगरी में बांट दिया कि अगर सप्लाई डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक का मतलब होता है दोनों के दोनों लोग इंडिया में ही हैं, बायर भी और सेलर भी। अब वो चाहे बायर ऑफ गुड्स हो या बायर ऑफ सर्विस हो। अगर बायर ऑफ गुड्स है तो सेक्शन 10 से डिसाइड होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अगर सर्विस के मामले में बात हो रही है तो सेक्शन 12 से डिसाइड होगा कि वो सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी बाहर है, रेसिपिएंट और बायर, अगर गुड्स के बारे में बात होती है तो सेक्शन 11 बात करता है। अगर रेसिपिएंट और बायर कोई भी एक बाहर है, एक इंडिया में है, तो सेक्शन 13 बात करता है। मतलब ऑड इवन है ना। गुड्स में दोनों डोमेस्टिक हैं तो ऑड इवन नंबर है, सर्विस में सॉरी गुड्स में दोनों, हाँ ये तो इवन नंबर है 10 और आपके नहीं इवन भी नहीं बैठेगा 10, 11। अगर आप आगे ऐसे देखोगे कि ये भी बाहर, ये इंडिया में, ये बाहर, तो 10, 11 ये सर्विस वाले इंडिया में और ये कोई बाहर, तो 12, 13 ऐसे है वैसे तो सिंक्रोनाइजिंग। लेकिन जब दोनों डोमेस्टिक में है तो 10 और 12, दोनों में से कोई एक बाहर है तो 11 और 13, है ना। यानी कि इस केस में या तो एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा, आइदर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आइदर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, या फिर कोई एसईजेड से सेल हुई। अगर एसईजेड से ट्रांजैक्शन हुई तो वो कहाँ आएगी, एसईजेड से ट्रांजैक्शन हुई तो कहाँ आनी चाहिए, वो इंटरस्टेट होगी। और एसईजेड ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट, है ना। एक्सईजेड ट्रांसपोर्ट को ट्रांजैक्शन को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। डोमेस्टिक सप्लाई नहीं मानी जाती। मतलब है तो इंडिया में, दोनों एसईजेड इंडिया में, लेकिन वो इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट। जैसा एक्सपोर्ट का ट्रीटमेंट होता है ऐसा ही होता है, बस उसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, है ना। एसईजेड में सप्लाई करोगे तो एसईजेड और एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में क्या फ़र्क है, कस्टम ड्यूटी का फ़र्क। बट एसईजेड इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो एसईजेड में अगर सप्लाई होगी तो भी क्या मानी जाएगी, वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट इंटरस्टेट ही है, बाय डिफ़ॉल्ट इंटरस्टेट है, वहाँ इंट्रास्टेट कभी आएगा ही नहीं। तो सेक्शन 10 और 12 बोलता है कि जब डोमेस्टिक सप्लाई होगी, बायर और सेलर दोनों इंडिया में हैं, गुड्स के और सर्विस के केस में। गुड्स में सेक्शन 10 है, सेक्शन 10A बोलता है वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व, है ना। अब दोनों के दोनों लोग इंडिया में हैं, सेलर भी, बायर भी, और गुड्स की मूवमेंट भी होनी है। सेक्शन 10A टॉक्स अबाउट वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व्ड। मूवमेंट होगी, यहाँ दिल्ली से सामान उठ के महाराष्ट्र जाएगा, तो अब ये कैसी सप्लाई है, दिल्ली से सामान महाराष्ट्र जा रहा है, कैसी सप्लाई है ये, कैसी सप्लाई है, इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, है ना, इंटरस्टेट है। यहाँ पे क्या लगना चाहिए, IGST, है ना। इस सप्लाई पे क्या लगेगा, IGST। एक सप्लाई दिल्ली से, दिल्ली में हो रही है, मूवमेंट ऑफ गुड्स तो है, जनकपुरी से माल जा रहा है द्वारका, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स है, दिल्ली से दिल्ली में, जनकपुरी से द्वारका सामान जा रहा है, तो क्या सामान, कैसी सप्लाई है, ये इंट्रा स्टेट है, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है।
और कैसा टैक्स लगेगा? C+S। और ये अब यूटी तो हो नहीं सकता दिल्ली, क्योंकि स्टेट है, फुल स्टेट हुड नहीं है, तो यूटी नहीं हो सकता लेकिन यहाँ पे, है ना। तो ये दिल्ली CGST और दिल्ली SGST लगेगा, है ना। एक्चुअली में ये SGST का मतलब जब जब SGST है तो उस स्टेट का SGST है, ये दिल्ली SGST है असल में, यानी कि इस हिस्से में, इस ट्रांजैक्शन में दिल्ली सरकार का पैसा है, इन्वॉल्वमेंट है। तो जब गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व होगी आइदर ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बायर और ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेलर, है ना, चाहे बायर की इंस्ट्रक्शन पे हो, सेलर की इंस्ट्रक्शन पे हो। बायर की इंस्ट्रक्शन में क्या है, बायर ने बोला था कि एक काम करो, ये बायर है, बायर ने बोला था कि एक काम करो, मेरा सामान इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट पे लगवा दो और उसके यहाँ सामान छोड़ देना, और ये सामान मैं अपने यहाँ पे यहाँ के रिसीव कर लूँगा। ये ट्रांसपोर्टर महाराष्ट्र रोज़ आता रहता है, नागपुर रोज़ आता है, मुंबई रोज़ आता है, तो ये मेरी स्टेट में यही आता है ट्रांसपोर्टर, इससे मैं दिल्ली से जब भी सामान मंगाता हूँ मेरा सामान यही लेकर आता है, तो इसी को देना। तो नाउ गुड्स इज मूव्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ बायर। तो गुड्स की मूवमेंट के लिए कोई भी कॉज हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, आइदर ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ बायर और ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेलर। सेलर ने बोला भाई ये सामान है, ये लो 10 लाख रुपए का सामान है, अब बिल मैंने बना दिया है, बताओ क्या करना है, कैसे पहुंचाऊं। आप किसी ट्रांसपोर्टर को जानते हो? उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं जानता, तुम जिस मर्जी से भेज दो। तो अब किसने भेजा? सेलर ने भेजा। सेलर की इंस्ट्रक्शन पे द गुड्स की मूवमेंट हुई। तो कोई भी गुड्स की मूवमेंट किसी भी इंस्ट्रक्शन पे हो सकती है, आइदर ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेलर और ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ बायर। बट सेक्शन 10A डील्स विद द वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व। जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होगी तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी वेयर डिलीवरी टर्मिनेट्स। प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर डिलीवरी टर्मिनेट्स। अब ये जो सामान यहाँ से चला है वो डिलीवरी कहाँ पे टर्मिनेट होगी? महाराष्ट्र में। मान लीजिए लेट्स से नागपुर में जाके सामान गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? नागपुर, महाराष्ट्र स्टेट, है ना, यानी कि टैक्स कहाँ चला जाएगा? अब महाराष्ट्र स्टेट। हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों डिसाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर इस 10 लाख के अंदर टैक्स है, ये टैक्स किस सरकार को पहुँचना चाहिए, हमें ये चीज़ डिसाइड करनी है। तो वेयर गुड्स टर्मिनेट, वेयर जब मूवमेंट ऑफ गुड्स होगी तो वेयर द डिलीवरी टर्मिनेट्स दैट शैल बी द पॉइंट ऑफ सप्लाई, है ना, वो प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, जहाँ पे डिलीवरी अल्टीमेट टर्मिनेट होती है। क्लियर हो गया? सेक्शन 10A। ठीक है। जो दूसरा केस था, दिल्ली के जनकपुरी से दिल्ली में द्वारका के लिए सामान गया, दिल्ली द्वारका सामान गया, अब डिलीवरी कहाँ टर्मिनेट हो रही है? द्वारका में, है ना। दिल्ली डिलीवरी कहाँ टर्मिनेट हुई? द्वारका में जाके। तो GST तो रहेगा दिल्ली में ही, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? स्टेट वाइज देखोगे दिल्ली, एग्जैक्ट लोकेशन देखोगे तो द्वारका, है ना। वैसे पहले वाले केस में स्टेट वाइज देखोगे तो महाराष्ट्र, और एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है तो नागपुर, है ना। अभी हम एग्जैक्ट लोकेशन पर भी आएंगे, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन पहचानना भी समझा रहा हूँ। अभी एग्जैक्ट लोकेशन पे भी आना है हमने, क्योंकि तो एक्चुअल में डिलीवरी कहाँ टर्मिनेट हुई? द्वारका में। दूसरी चीज़, एक चीज़ हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस करी थी, दिल्ली में आपके पास फर्नीचर की फैक्ट्री, आप फर्नीचर बनाते हो, फर्नीचर का काम है आपका। दिल्ली को जो जानते हैं वो कीर्ति नगर समझ सकते हैं। कीर्ति नगर देखें, फर्नीचर की बहुत बड़ी मार्केट है ना। नहीं देखा तो एक दिन कीर्ति नगर जाके देखेंगे, तो हम GST के साथ साथ ज्योग्राफी भी सीखेंगे ना, तो मार्केट भी देखें। तो कीर्ति नगर फर्नीचर की बहुत बड़ी मार्केट है, इधर वेस्ट दिल्ली की तरफ आ जाओगे तो मान लीजिए आपके पास कीर्ति नगर में आपकी फर्नीचर की शॉप में, फैक्ट्री में गुजरात से एक बायर आया है, उसे अपना ऑफिस फर्नीचर लेना है और उसने आपसे 20 लाख रुपए का ऑफिस फर्नीचर ले लिया। क्लियर है? अब साथ साथ यही बायर जो गुजरात से आया हुआ है, ये गया है नेहरू प्लेस। अच्छा इधर आ गया तो फिर नेहरू प्लेस क्या जाएगा ना, डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी। ये किस लिए फेमस है? जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर कंप्यूटर की मार्केट है, बहुत बड़ा कंप्यूटर लैपटॉप का हब है ना। जैसे नेहरू प्लेस है, ऐसे ही इधर आ जाओगे तो जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर कंप्यूटर हब है। इसे अपने ऑफिस के लिए लैपटॉप भी लेने थे, इसने अपने ऑफिस के लिए 20 लैपटॉप भी यहीं से खरीद लिए। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? अभी तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं? गुजरात से एक बायर आया है आपकी दुकान पे, आपकी दुकान फैक्ट्री दिल्ली में कीर्ति नगर में फर्नीचर का काम है। ये गुजरात से बायर आया, उसने आपसे 20 लाख रुपए का फर्नीचर लिया, प्लस उसके थोड़ा सा आगे चला गया वो जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से 20 लैपटॉप भी खरीदे। दिस कॉस्ट ₹5 लाख रुपए के लैपटॉप भी हैं,
अब उसने लैपटॉप वाले को क्या बोला कि मेरा बाकी सामान ना यहाँ से जा रहा है कीर्ति नगर से, तो एक काम करो इन्हीं की दुकान पे छोड़ दो सामान। ध्यान से सुनना, इसने लैपटॉप वाले को, दुकानदार को, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जनकपुरी में जो दुकानदार है लैपटॉप वाला, उसने क्या बोला 20 लैपटॉप पैक करो, बढ़िया से पैक करो और यहाँ कीर्ति नगर में छोड़ दो। तो डिलीवरी कहाँ टर्मिनेट हो रही है? लैपटॉप वाले के लिए, फर्नीचर की शॉप पे। तो लैपटॉप वाले के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? हाँ जी, कीर्ति नगर दिल्ली। और लैपटॉप वाला कैसा जीएसटी लगाएगा? CGST SGST, है ना। तो गुड मॉर्निंग, बड़ा वाला गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप, ये बात हमने कैसी कैसी बातें कर रहे हो, ये बात हम पिछली क्लास में डिसाइड कर रहे हो। वेयर डिलीवरी टर्मिनेट्स, क्या ये लैपटॉप यहीं यूज होने वाले हैं? ये फर्नीचर वाला क्या करेगा? 20 लैपटॉप भी उठाएगा, सब सामान कहाँ भेजेगा? तो सामान कहाँ जाना अल्टीमेटली है? गुजरात जाना। ये बायर कहाँ से आएगा आपके पास? तो और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इस कंप्यूटर बिजनेस, कंप्यूटर सेलर कोई जिम्मेदारी है, वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीडिंग ₹50,000 एंड इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंशन द प्लेस ऑफ सप्लाई। वो बायर का नाम और एड्रेस डालेगा, स्टेट कोड डालेगा। जैसे वो बायर का नाम और स्टेट कोड डालेगा तो क्या चीज़ डालेगा? वो गुजरात का एड्रेस डालेगा। गुजरात का एड्रेस तो डालेगा। जब वो गुजरात का एड्रेस डालेगा तो CGST SGST कैसे लगा सकता है? इसलिए मैं प्लेस ऑफ सप्लाई पे इतना जोर दे रहा हूँ कि 2 मिनट में गलती करा देगा उठा के ये, और गलती होते ही नुकसान ज़्यादा है। आपको पता है क्या करना पड़ेगा? अगर ये उल्टा केस हो, ये लैपटॉप 5 लाख की जगह 50 लाख के लैपटॉप है, तो पहले आपको IGST 50 लाख के ऊपर 18% IGST जमा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इस 2 साल का टाइम है आपको CGST SGST का रिफंड क्लेम करने के लिए। अगर गलत हेड में टैक्स जमा कर दिया आज की डेट में भी, तो पहले करेक्ट हेड में टैक्स जमा करना पड़ेगा, फिर उस टैक्स को रिफंड लोगे। अगर ये 5 लाख की जगह 50 लाख रुपए का सामान होता तो आप 9 लाख रुपए का टैक्स जमा करा चुके होते गलत, और 9 लाख रुपए के बाद में रिफंड के लिए डिपार्टमेंट से लड़ रहे होते, मेरे को रिफंड दे दो, गलती हो गई मेरे से। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने डिलीवरी यहाँ तक दे दी का मतलब ये कोई इट इज अल्टीमेटली डिलीवरी टर्मिनेटेड इन दिल्ली, अल्टीमेट डिलीवरी टर्मिनेटेड दिल्ली में नहीं। उसने क्या बोला था, मेरा ये कीर्ति नगर से फर्नीचर भी जाने वाला है, ये सारा सामान ये फर्नीचर वाला एक साथ लगा देगा। मैं 22 लाख का फर्नीचर तो जनकपुरी नहीं लगता, 5 लाख के लैपटॉप तो लेके जाने से फर्नीचर की दुकान पे आसान है ना। तो फर्नीचर वाले को मैंने बोला मेरे लैपटॉप भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, सारे एक साथ ट्रांसपोर्ट में डाल देना। अब इस वाले केस में मूवमेंट, जब लैपटॉप के केस में मूवमेंट ऑफ गुड्स बीइंग कंडक्टेड बाय द बायर, क्योंकि बायर ने क्या बोला यहाँ लाके छोड़ दो, इससे आगे मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन बायर ही कॉज कर रहा है, बायर इज कॉज टू मूवमेंट ऑफ गुड्स, बट स्टिल द डिलीवरी विल टर्मिनेट, अल्टीमेट डिलीवरी टर्मिनेट एट गुजरात। ये लैपटॉप कहाँ जाने हैं? गुजरात जाने हैं। तो गुजरात अगर जाने हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व सेक्शन 10A डील्स एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेल बी वेयर अल्टीमेट डिलीवरी टर्मिनेट। अल्टीमेट लास्ट में डिलीवरी कहाँ जाएगी? वेयर गुड्स बी आर बीइंग यूज्ड और कंज्यूम्ड। क्या कीर्ति नगर में गुड्स यूज और कंज्यूम होंगी? कीर्ति नगर तो लैपटॉप का पैकेट खोल के भी नहीं देखेगा क्या है, उसे कोई मतलब भी नहीं है, जैसे आया ऐसे ट्रक में लदवा देगा अपने फर्नीचर के साथ, बस सेफ्टी का ध्यान रखेगा, इतना ही तो ध्यान रखना है। तो इस वाले ट्रांजैक्शन में क्या लगने वाला है? CGST SGST, अच्छा IGST। ओहो मेरे से भी गलती हो गई ना, नहीं क्या लगेगा? IGST सेक्शन 10A है ना, वेयर गुड्स इन्वॉल्व द मूवमेंट, जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट है। मैं बार बार ऐसे शब्द क्यों बोल रहा हूँ? आगे हम 10(1)C पढ़ेंगे जहाँ पे गुड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा? कई बार ऐसा भी होता है गुड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, हम वो केस भी पढ़ के देखेंगे। अभी बार बार इसलिए बोल रहा हूँ 10A के बारे में कि यहाँ पे मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। जब मूवमेंट होगी, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी चली जाएगी ना वहाँ पर। अब जनकपुरी से, डिस्ट्रिक्ट सेंटर से जो लैपटॉप पैक कराए हैं, कीर्ति नगर भेजे हैं, लेकिन कीर्ति नगर वाला भी अपना फर्नीचर और लैपटॉप उठा के गुजरात भेज देगा उठा के। तो अब फर्नीचर वाले के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर है? कीर्ति नगर वाले के लिए गुजरात है ना, उसके लिए सप्लाई कहाँ पर है? गुजरात, क्योंकि उसने भी तो कहाँ भेजना है? गुजरात। एक दूसरा केस, दिल्ली कीर्ति नगर 20 लाख रुपए का फर्नीचर, बायर आया मुंबई से, इसने बोला ये फर्नीचर मुझे यहीं पर दे दो, मैं आगे अपने आप ले जाऊंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे दे दो, मैं ले जा रहा हूँ। फर्नीचर की डिलीवरी इसने ले ली, डिलीवरी टेकन एट शोरूम
इन कीर्ति नगर बाय बायर। बायर ने बोला ये 20 लाख रुपए का सामान यहाँ छोड़ दो, फर्नीचर मैं अपने आप ले जाऊँ, सड़क क्यों निकाल के छोड़ दो, मैं अपने आप करूँगा, क्या करना है। अपने घर से गाड़ी लाया, जो मर्जी लाया, उसने यहाँ पे रखवा लिया अपना। अब इस दिल्ली के कीर्ति नगर वाले के लिए डिलीवरी कहाँ टर्मिनेट हुई, बाहर ने डिलीवरी यहीं ले ली इससे, उसके शोरूम के बाहर ही निकाल के बाहर रख दो, अब आगे मेरी जिम्मेदारी। सेलर के लिए, कीर्ति नगर वाले, दिल्ली वाले के लिए डिलीवरी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? हाँ जी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? दिल्ली के कीर्ति नगर वाले शोरूम के लिए, जिसने शोरूम में डिलीवरी दे दी बायर को, ये लो पकड़ो अपना सामान, हैंड ओवर। डिलीवरी देने का मतलब है नाउ द रिस्क एंड रिवार्ड हैज बीन ट्रांसफर टू बायर, है ना। द मोमेंट यू इशू अ इनवॉइस यू ट्रांसफर द एसोसिएटेड रिस्क एंड रिवार्ड टू द बायर। अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया है तो एसोसिएटेड रिस्क एंड रिवार्ड अब बायर के हो जाते हैं। क्लियर है? तो अब बायर के पर रिस्क एंड रिवार्ड पे उसने हैंड ओवर ही, अब तो डिलीवरी कर दी, हैंड ओवर ही कर दिया उसको सामान, ये लो पकड़ो 20 लाख रुपए का। मान लीजिए 20 लाख रुपए की एक एंटीक टेबल थी, एक ही टेबल थी, एंटीक टेबल थी वो, 20 लाख रुपए की एक टेबल थी, उठा के दे दी, ले जाएगा। एक टेबल तो ले सकता ना आदमी। आप ये मत सोचो कि 20 लाख में बहुत सारी कुर्सियाँ थी, कोई इंस्टीट्यूट कोई खोल रहा है, वो एक एंटीक टेबल थी, अपने घर के ले गया। कोई एक एंटीक वो था, स्टैचू था, 20 लाख रुपए का ले गया, और 20 लाख रुपए का स्टैचू है, चलो आराम से कार में जा सकता है ना। एक एंटीक पीस थी, कोई 20 लाख रुपए का वो एंटीक स्टैचू था, ले लिया उसने। अब बताओ 20 लाख रुपए की डिलीवरी, एंटीक स्टैचू उसके हाथ में लेके खड़ा है, वो शोरूम से बाहर आ गया उस स्टैचू को लेके। अब डिलीवरी बताओ, जो दिल्ली का कीर्ति नगर का सप्लायर है उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? कीर्ति नगर शोरूम के बाहर ही उसने स्टैचू उसको दे दिया। अब क्या है समस्या? बिल बनाया है, बिल पे जीएसटी कौन? अच्छा, आप अकाउंटेंट हो तो उसके बिल पे जीएसटी कौन सा लगाओगे? आप ये बता दो। जो जीएसटी लगाओगे वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। आईजीएसटी लगाओगे? अच्छा, कौन कौन मेरे साथ है जो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना चाहेगा? कौन कौन है मेरे साथ जो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना चाहेगा इस ट्रांजेक्शन में? प्लेस ऑफ सप्लाई इज मुंबई। अल्टीमेट डिलीवरी विल टेक प्लेस ना। और अगेन फिर देखो, आपको एक थंब रूल याद रखना है कि जब भी वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 से ज़्यादा होगी तो सेलर को इस बायर का एड्रेस पूछना पड़ेगा कि कहाँ लेके जाओगे, जल्दी बताओ भाई। अगर आप बिना एड्रेस डाले बिल डाल दोगे तो पेनल्टी आपके ऊपर है, बायर के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। बायर को डिपार्टमेंट, पागल में डिपार्टमेंट के कोई आदमी रास्ते में मिल जाएंगे, पागल वाले के 2-4 हज़ार रुपये ऐंठ लेंगे, अलग बात है कि तेरे 20 लाख रुपए का माल सीज हो जाएगा, छुड़ा नहीं पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। लेकिन बायर के ऊपर अल्टीमेटली कोई पेनल्टी नहीं लगती है। पेनल्टी लगेगी सेलर के ऊपर कि दिस इज द ऑब्लिगेशन इज ऑन द सेलर एंड सेलर इज रजिस्टर्ड विद द जीएसटी डिपार्टमेंट ना। जीएसटी के साथ नंबर किसके पास है? सेलर के पास है। जब जीएसटी का नंबर है तभी तो दिल्ली से मुंबई माल भेज पा रहा है, दिल्ली से गुजरात माल भेज पा रहा है। अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं होगा तो क्या वो दिल्ली से मुंबई माल भेज सकता है? नहीं भेज सकता, है ना। अगर वो रजिस्टर्ड है, सेक्शन 24 उसके ऊपर एप्लीकेबल था, तभी तो उसने सेक्शन रजिस्ट्रेशन लिया कि मेरे बायर दिल्ली से बाहर से भी आते हैं, तो अंडर सेक्शन 24 वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, है ना, विदाउट थिंकिंग अबाउट द टर्नओवर थ्रेशोल्ड। या वो ऑलरेडी किसी पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड था इसलिए वो जीएसटी में आ गया, तो जीएसटी नंबर तो सेलर के पास है, इसके पास जीएसटी नंबर है। तो नाउ द ऑब्लिगेशन इज ऑन दिस पर्सन। इसी के ऊपर ऑब्लिगेशन भी है कि वो बायर से पूछेगा, बताओ भाई कहाँ लेके जाओगे। मैं फिर आपको बोल चुका हूँ, 18 जुलाई 2022 से जो नोटिफिकेशन इशू हुई है, अमेंडमेंट आया था जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, अब तो उन्होंने बोल दिया 50,000 से नीचे की गुड्स पे भी पूछोगे। 50,000 में इन म्यूचुअली सारी स्टेट एग्रीड है कि 50,000 से ज़्यादा कम की वैल्यू पे मत पूछो, कोई सा भी जीएसटी लगा दो, हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन 18 जुलाई 2022 की नोटिफिकेशन के बाद उन्होंने बोल दिया कि अब सब पे ही पूछना पड़ेगा, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई तो मेंशन करना ही पड़ेगा, है ना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जैसे ही मुंबई डालेगा तो वैसे ही क्या होगा? आईजीएसटी। जैसे ही दिल्ली, एक दिल्ली में दूसरा मुंबई में, तो दिस इज द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन एंड आईजीएसटी इज एप्लीकेबल। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ चला गया? मुंबई, महाराष्ट्र, तो आईजीएसटी लग गया। तो ये मत देखो डिलीवरी फॉर द टाइमिंग कहाँ टर्मिनेट हुई है, अल्टीमेट कहाँ टर्मिनेट हुई है ना। अल्टीमेट इनवॉइस पे क्या लिखोगे? एड्रेस ऑफ डिलीवरी मुंबई। तो ये 20 लाख की स्टैचू वहीं जानी थी, तो डिलीवरी टर्मिनेट कहाँ होगी? अब मुंबई जाके होगी ना, मुंबई डिलीवरी टर्मिनेट होगी। तो मुंबई में जब डिलीवरी टर्मिनेट होगी तो आईजीएसटी लगेगा। ये था मूवमेंट ऑफ गुड्स, है ना, आइदर बाय द सेलर और बाय द बायर, आइदर ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेलर और द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बायर। अब 10(1) भी कहता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स फिर से है ना, मूवमेंट ऑफ गुड्स फिर से है, लेकिन बिल टू शिप टू की कंसेप्ट से डील करता है। इसे बोलते हैं बिल टू शिप टू। मूवमेंट ऑफ गुड्स है,
अंडर द कंसेप्ट ऑफ बिल टू शिप टू। बिल टू शिप टू में कंसेप्ट क्या होता है, मान लीजिए आप दिल्ली में हो, ठीक है, दिल्ली में ये सेलर बैठा हुआ है दिल्ली में, इसके पास एक यूपी से एक बायर आया, ये बायर आया यूपी से, इसने इससे 50 लाख रुपए का सामान लिया है और इसको क्या बोला, एक काम करो ये सामान ना तुम मेरे पास यूपी में मत भेजो, यहीं दिल्ली में कंपनी है ABC लिमिटेड, इसके यहाँ डिलीवर करा दो। क्या होता अगर मान लीजिए ये जो 50 लाख का गुड्स है ट्रांचेज में बिकना होता, थोड़ा थोड़ा करके बिकना होता, तो इस बायर को पूरा 50 लाख का सामान अपने यूपी ले जाना पड़ता। लेकिन इसके पास जितना ऑर्डर था दिल्ली के किसी कस्टमर से, उतना ही ऑर्डर इसने अपने सप्लायर को बोला, अपने सेलर को बोला भाई 50 लाख रुपए का माल ट्रक में लोड करो। मान लीजिए ये है ईस्ट दिल्ली में, ठीक है, और ये है नॉर्थ दिल्ली में। अब जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं उन्हें जगह नहीं भी पता होगा तो ईस्ट दिल्ली नॉर्थ दिल्ली समझ आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है। तो इसने ईस्ट दिल्ली वाले सेलर को बोला यूपी के बायर ने कि ये सामान नॉर्थ दिल्ली के मेरे कस्टमर के यहाँ पे छोड़ दो। ईस्ट दिल्ली वाले ने ट्रक में माल लोड करा और नॉर्थ दिल्ली के साइट पे ले जाके इस कंपनी की साइट पे छोड़ दिया। अब कैसा बिल, अब कैसी सप्लाई, हाँ ये होना तो चाहिए। इंटरस्टेट होगा, ये है बिल टू शिप टू, यानी कि ये दिल्ली वाला बिल किसको बनाएगा, इसको, बिल तो यूपी वाले को बनाएगा, लेकिन शिपिंग कहाँ पे करेगा, अगेन दिल्ली में। शिप टू कहाँ पे हुआ, यहाँ पे दिल्ली में ही। बिल बना यूपी वाले को, सामान गया दिल्ली वाले को। अब कैसी इन्वॉल्वमेंट, इज इट IGS इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट? अगर वैसे देखोगे तो बेचने वाला कहाँ, दिल्ली में, डिलीवरी ट्रक कहाँ पे खाली हो रहा है, फिर से दिल्ली में। हाँ अब बताओ, इज इट अ CGST SGST ट्रांजेक्शन और IGST ट्रांजेक्शन? IGST ट्रांजेक्शन। इसमें क्या है, इसे बोलते हैं GST में एक अलग कंसेप्ट आई है, बिल टू शिप टू। मतलब एक बार सामान यूपी जाएगा फिर दिल्ली आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, रिस्क है रास्ते का, ट्रांजिट रिस्क है, ट्रांजिट में टाइम बर्बाद होना है। तो क्या करेगा, अब यूपी वाला एक बिल और बना के देगा दिल्ली वाले के नाम पे, है ना। असल में ये कस्टमर तो दिल्ली इस वाले नॉर्थ दिल्ली ईस्ट दिल्ली वाले कस्टमर को, ये ABC लिमिटेड, ये कस्टमर तो इस वाले का है। तो ये ईस्ट दिल्ली वाला इससे पैसे भी नहीं मांगेगा, ये पैसे भी इसी से मांगेगा। बस क्या कह रहा है कि मैंने बिल दिल्ली में करा, यूपी में करा, सिर्फ मैंने सामान यहाँ कर दिया, बाद में वहाँ से जाके फिर यहाँ लौटा के लाता, वो ट्रांजिट टाइम बचा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बची, ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क बचा, सारी चीज़ को बचाने के लिए, टाइम कॉस्ट रिस्क को बचाने के लिए डिलीवरी यहाँ पे कर दी। बट मैं पैसे मांगूंगा यूपी वाले बायर से, मैं दिल्ली वाले को जानता भी नहीं, ABC वाले को जानता भी नहीं, इसको जानता नहीं, तो इसको अपना एक बिल और बना के देना पड़ेगा इस दिल्ली वाले के नाम पे। यानी कि अब मूवमेंट ऑफ गुड्स इज ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ बायर। अब बायर के मूवमेंट इंस्ट्रक्शन पे मूवमेंट हो रही है, एंड इट इज़ द केस ऑफ बिल टू शिप टू। ये बिल टू शिप टू का केस है ना। ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार अगले ऑर्डर में ये यूपी वाला क्या बोले कि एक काम करो, आपकी बार एक दूसरा ऑर्डर उठाएगा और ये सामान उठा के J&K में भेज दो। दिल्ली से इससे एक सामान और लिया, ये वाला सामान J&K में भेज दिया XYZ लिमिटेड को। अब कौन सी सप्लाई है, इस यूपी वाले ने एक नई सप्लाई करी, दिल्ली वाले को बोला सामान लोड करो, उठा के जम्मू में भेज दो। ये 30 लाख रुपए का माल है, ये 30 लाख रुपए की गुड्स की डिलीवरी कहाँ टर्मिनेट होगी, जम्मू एंड कश्मीर में। अब तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर, है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई जम्मू एंड कश्मीर। टैक्स कौन सा लगेगा, IGST। इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी है और ये प्लेस ऑफ सप्लाई जम्मू एंड कश्मीर इसका है ना, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बिना इसका बिल लगे जा ही नहीं सकता माल, बिना इसका बिल लगे माल जा ही नहीं सकता, इसको बिल बना के ही देना पड़ेगा अपना। एक बिल इसका भी बनेगा बीच में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर वाले से कल को ये तो पैसे मांग ही नहीं सकता, पैसे कौन मांगेगा, ये तो एक अपना बिल बना के ये भी लगा के भेजेगा साथ में। बस लोडिंग अनलोडिंग की कॉस्ट बचेगी, लोडिंग अनलोडिंग, पहले यूपी जाता, फिर यूपी से दोबारा ट्रक लगता, फिर जम्मू जाता, वो सारा कॉस्ट बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए बिल टू शिप टू का मैकेनिज्म है। और ऐसा भी हो सकता है कि यूपी में इसका रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, लेकिन इसकी कोई फैक्ट्री साइट, कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है जम्मू एंड कश्मीर में, तो यूपी में सामान मांगे क्या करेगा, तो बोलेगा सीधे मेरी फैक्ट्री साइट पे भेज दो, मैं वहीं जाके कंज्यूम कर लूँगा। तो फैक्ट्री साइट में, कंस्ट्रक्शन साइट में सीधे जम्मू में मंगा लिया उसने सामान, तो वो भी पॉसिबल है। आप अपनी ही साइट पे भी मंगा सकते हो, तो भी बिल टू शिप टू इसके लिए तो यही है ना। इस दिल्ली वाले के लिए यही है, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी। जम्मू वाले
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जब यूपी वाला जो क्या है अपना टैक्स पहले दिल्ली से टैक्स यूपी में आया, यूपी से टैक्स जम्मू ले गया वो, है ना, यूपी से टैक्स लेके गया जम्मू को, तो दिल्ली से डायरेक्ट जम्मू टैक्स नहीं जाएगा, पहले यूपी आएगा, यूपी से, लेकिन गुड्स नहीं आ रही, बस टैक्स ऐसे ही ट्रैवल करेगा। तो अगर बिल टू शिप टू की कंसेप्ट है तो अभी जो मिडिल मैन है पहले सप्लाई, पहले जीएसटी वहाँ आएगा, फिर उसके बाद अगली स्टेट में जाएगा वो कहाँ भेज रहा है, ठीक है। अब तीसरा होता है 10C। सर अगर सर बायर और सेलर सेम स्टेट के हैं, मतलब बिल टू सेम है, लेकिन सर शिप और कोई स्टेट में कर रहे हैं, तो सर अभी बताता हूँ, एक मिनट। अच्छा चलो पहले आप ही की बात कर रहे हैं। देखो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये दिल्ली है, ये दिल्ली का सप्लायर है और ये दिल्ली में ही बायर है। इसका आंसर अभी आपने आप ही दे दोगे। इसने इस सेलर से, सप्लायर से सामान खरीदा 35 लाख का और इसको सीधे बोला ये सामान नोएडा यूपी में छोड़ दे, ठीक है। इस दिल्ली वाले बायर ने दिल्ली वाले सेलर को बोला सामान लोड कर 35 लाख रुपए का बिल और ये माल नोएडा यूपी में छोड़ दे। अब बताओ, आप बताओ क्या होना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई। पहला प्लेस ऑफ सप्लाई ये है, दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई ये है, क्योंकि जीएसटी इसके बिल पे ट्रैवल करके जाएगा दिल्ली से यूपी बाहर, है ना। तो ये इसको CGST SGST लगाएगा, C+S लगाएगा। ये वाला आदमी जब इसके नाम पे बिल बनाएगा सीधे IGST लगा के बिल बनाएगा। ये डायरेक्ट IGST लगा के बिल नहीं बना सकता। आई बात समझ में? ओके सर, है ना। ये पहले वाला जो सप्लायर है ये डायरेक्ट IGST लगा के बिल नहीं बना सकता। उसने तो डिलीवरी यहाँ पे टर्मिनेट करी है, असल में इसकी इंस्ट्रक्शन पे आगे ले गया ना वो। तो अब इसकी इंस्ट्रक्शन पे आगे गए तो ये वाला आदमी दिल्ली का टैक्स नोएडा को भेजेगा, यूपी को भेजेगा। तो इसको अपना बिल, इसलिए मैंने बोला कि इसको बीच वाले आदमी को अपना बिल बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो बिल सामान बाहर जाएगा ही नहीं। वो मैकेनिज्म केवल फैसिलिटी इसलिए दी है कि सामान लोड अनलोड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और उसका जो रिस्क है वो ना हो, वो बचाने के लिए दी है। लेकिन ट्रैवल ऐसे ही करेगा, डायरेक्ट ट्रैवल यहाँ से यहाँ नहीं कर सकता। चलें।